नमस्कार। तीन राज्यों में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत और उसके बाद अब 2024 की तैयारी। पूरे देश की नजर इस बात पर अब है कि इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों की एकजुटता का गठबंधन है, अब उसकी 2024 को लेकर रणनीति क्या होगी और उस रणनीति में सबसे अहम सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं एक ही राज्य में 80 सीटें। उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर बन रहा है और जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां काशी और मथुरा भी है। उत्तर प्रदेश जहां सबसे प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश जो आरएसएस की विचारधारा के लिहाज से सबसे बुनियादी प्रयोग करता हुआ वहां का शासन प्रशासन है। उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से बीजेपी 50 के ऊपर जीतने में कामयाब हो गई, 50 से 60 सीटें अगर आसानी से जीत लेती है, तो 2024 में बीजेपी को केंद्र में रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कहीं उत्तर प्रदेश में 50 सीटें बीजेपी हार जाती है, तो 24 का रास्ता दिल्ली के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस पृष्ठभूमि में आज की वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे कि वह कौन सी रणनीति है जिस पर अब इंडिया गठबंधन को काम करना होगा। क्या है उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की दास्तां? किस समीकरण से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने में कामयाब हो सकता है गठबंधन? इसके पूरे विवरण पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति बना रही है और इसकी काट विपक्षी गठबंधन के पास क्या होगी। बात इस पर भी करेंगे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का रुख किस दिशा में होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से कि 22 जनवरी 2024 का एक दिन, एक तारीख, ये वो तारीख है जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की पूरे सियासी सफर में, 1980 में भाजपा बनी और लगभग 43 साल होने वाले हैं, उसके पूरे सियासी सफर में जो सबसे अहम मुद्दा था, उस मुद्दे की जीत होते हुए आज की तारीख में दिख रही है। और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंडिया गठबंधन इसके इस कदम का क्या रुख अपना सकता है, कोशिश इस बात पर भी करेंगे कि अगर बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी एजेंडे की बात कर रहा हूं, और वो है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त की राजनीति बीजेपी की इसी पर केंद्रित रही। केंद्र में यह मुद्दा रहा। इसके साथ कुछ और मुद्दे थे, जैसे कश्मीर का सवाल, जैसे 3 तलाक का सवाल, धारा 370, अनुच्छेद 370 का सवाल, और इससे जुड़ा हुआ पूरा एक वातावरण जो दक्षिणपंथी आरएसएस के विचारधारा का एजेंडा रहा। आज बीजेपी कहां खड़ी है? आज बीजेपी अपने सारे कोर एजेंडे पर खड़ी है। उसने 3 राज्यों के इन विधानसभा चुनाव में लगातार इसका प्रचार किया और इस पर वोट मांगा, और पूरे बुलंदी से कि अब मंदिर बन रहा है और राम का मंदिर राम की जन्मभूमि पर बन रहा है, और ये एक बड़ा काम है और हम सब यहाँ की मुफ्त यात्रा कराएंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इन 3 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के कश्मीर के सवाल को उठाया। इसका मतलब 2024 में कश्मीर का सवाल भी बेहद बुलंदी से बीजेपी उठाती रहेगी। 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी ने ये सारे कोर एजेंडे अपने सुलझाने की कोशिश की है। दूसरे और तीसरे दर्जे के जो नेता होते हैं बीजेपी के, उन्होंने उसी भाषा में बोलने की और बोल करके पूरे चुनाव को ध्रुवीकृत करने की भी पूरी कोशिश बरकरार रखी है, जिसके जरिए एक एंटी मुस्लिम समीकरण भी बनता रहे।
जाति के नाम पर जो वर्चस्व है वो कायम रहे और बाकी जातियों के साथ भेदभाव, इसके तमाम सवाल सामने आते रहे। अब इसका विश्लेषण यहां से होना चाहिए कि विपक्ष के पास एजेंडा क्या है, और विपक्ष ने अपने एक बड़ा एजेंडे को चला, और वो एजेंडा था जाति जनगणना का एजेंडा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जिस पर बीजेपी को तो कामयाबी मिल गई, लेकिन राजनीतिक लिहाज से कहें तो विपक्ष को अभी इस पे कोई ठोस कामयाबी दिख नहीं रही है। बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के बाद नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ललकार करके जब बोलते थे कि रुपए की कीमत जब गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, और लोग मान लेते थे। प्रधानमंत्री को बदनाम कर दिया गया, और तब रुपए की कीमत 60-70 रुपए प्रति डॉलर। आज रुपए की कीमत 80, 82, 84 रुपए प्रति डॉलर, और विपक्ष इस मुद्दे को उठाना भी चाहता है, लोग इस पर भरोसा ही नहीं करते, या गोया इन मुद्दों का कोई अहमियत ही नहीं बची। एक समय में महंगाई, बेरोजगारी पर नारे लगाकर बीजेपी चुनाव जीत लिया करती थी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार। पेट्रोल डीजल की मार, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, हमें वोट दे दो, और वोट मिला। इसका इसका आज विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है कि महंगाई कई गुना, 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल है, लेकिन इसका फायदा यानी जनता की नाराजगी विपक्ष की तरफ गोलबंद क्यों नहीं हो रही है, ये आपके भी सोचने का सवाल है। मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा बदला नहीं है। और जब कहा गया कि मोदी है तो गारंटी है, और इस बात को मीडिया, ये अंतर थोड़ा सा है, जब चूंकि बात मीडिया पर आ गई तो एक लाइन इसका भी विश्लेषण, और आप जानते हैं बेहतर, आपके टीवी चैनल जो घर में आप देखते हैं उस पे इन मुद्दों पर कितनी बहस होती है, वो नैरेटिव बनाते हैं ना, तो वो इन पर बहस नहीं कर पा रहे। इसका सवाल केंद्र में नहीं आ रहा, और केंद्र में जब ये सवाल नहीं आ रहा तो इसको लेकर के नुकसान किसका, उस नैरेटिव का हो रहा है। तो इसलिए एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा के रूप में बिहार से चला, वो था जाति जनगणना का मुद्दा। और जाति जनगणना के मुद्दे पर इन 3 राज्यों में भी चुनाव हुए, और अब सत्ताधारी दल और उनकी मीडिया यह भी कहने लगेगी कि भाई अब जो है इसका कोई फायदा इन चुनावों में नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन यहीं से एक सूत्र छिपा हुआ है, और उसी सूत्र पर यूपी के संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर ये मुद्दा इतना ही नाकामयाब होता, फेल होता, तो बिहार में इतना कामयाब कैसे होता? और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये कोई सामाजिक न्याय के आंदोलनों के केंद्र रहे? क्या यहाँ के चुनावों का मूल एजेंडा कभी भी इस तरह की जातिगत बराबरी, सामाजिक न्याय, समाजवाद, इस तरह के मुद्दे नहीं रहे? कांग्रेस, बीजेपी एक पैटर्न की राजनीति करती रही है इन राज्यों में। तो इन राज्यों में जब वो राजनीति का जमीन ही नहीं है, राजनीति का ग्राउंड ही नहीं तैयार हो पाया, तो वो मुद्दा फेल कैसे हो गया? लेकिन आपके सामने तो ये समझाया जाएगा कि अब जाति जनगणना का मुद्दा तो फेल हो गया। यहीं से उत्तर प्रदेश में गुंजाइश दिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां, सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, और दूसरी बड़ी पार्टी, मैं चुनावी आधार पर कहूं तो आज की तारीख में उनके 1 विधायक हैं, 10 सांसद गठबंधन के बाद आए, 14 में शून्य हो गए थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि उसकी राजनीति बहुत गहरी है, समाज पर उसकी पकड़ है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। आप उसे नकार नहीं सकते, और खासकर 2024 का चुनाव जब सामने है। दीगर बात है कि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, जो कामयाब नहीं हो सका उस तरह से जैसे कयास लगाए जा रहे थे। 10 सीटें बसपा जीत पाती है, और 5 सीटें सपा। तो बसपा और सपा का अलायंस कामयाब नहीं हुआ, तो इससे कुछ नैरेटिव भी ये बनाया जाएगा कि आगे भी अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन एक सूत्र विद्वानों का ये भी है कि अगर इंडिया अलायंस में बसपा को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका एक नैरेटिव बिल्डिंग में असर तो दिखेगा, और तब जाति जनगणना जैसे सवाल और मजबूती से उठाए जा सकते हैं। एक तो यहां से एक सूत्र जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस के तमाम कामों को सेकेंडरी कर दी थी कि ताकि इन 3 राज्यों में बीजेपी को हरा सके। ठीक बात है, इसके दोनों पक्ष हैं।
कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भाई नहीं हारे तो बीजेपी नहीं हारी तो देखिए इसका मनोबल कितना बढ़ गया। इसलिए हम चाहते थे कि इन राज्यों में पूरी मेहनत से चुनाव लड़े जाएँ ताकि बीजेपी का मनोबल तोड़ा जा सके। नहीं हो पाया, देखिए मनोबल कितना बढ़ गया। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी उतना ही जायज़ है कि उसके साथ अगर गठबंधन की बात चलती रही होती, इन राज्यों में कमलनाथ जैसे लोग गठबंधन के खिलाफ न खड़े हुए होते, अगर राजस्थान में आदिवासी पार्टियों के साथ, आजाद समाज पार्टी या तमाम पार्टियों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ एक साझा अलायंस बन गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। और 24 के लिए जो गठबंधन हो रहा था उसकी आधार भूमि और ताकतवर होती। भले ही चुनाव हार जाते उसके बाद भी आप, लेकिन आपका नैतिक बल, आपका नैरेटिव वाला जो पूरा खेल होता है, मनोवैज्ञानिक खेल होता है। बीजेपी आधा चुनाव तो मनोवैज्ञानिक तौर पर जीतती है। आज ही से जैसे वो समझा देगी, 3 राज्यों में हार गए भई, अब तो बीजेपी खत्म, चुनाव खत्म, बीजेपी एक तरफा जीतेगी 24 में। ये लगातार आप सुनेंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस तो 2018 में तीनों में जीत गई थी। 19 में कांग्रेस का क्या हुआ? जैसे ही आप ये तुलना करेंगे, कहेंगे नहीं-नहीं परिस्थितियाँ बदल गई। तो परिस्थितियाँ तो अभी भी बदल सकती हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश वो ज़मीन है जहाँ से परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं। दक्षिण भारत में सुपड़ा साफ है बीजेपी का, बहुत होगा तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइश बचेगी। बंगाल में ठीक-ठाक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप ये कहें कि एक तरफ़ा जैसे 19 में भी जीते थे वैसे ही जीतेंगे तो ये दूर की कौड़ी नज़र आ रही है, ऐसा मुश्किल है। हाँ, अगर इंडिया गठबंधन कोई तालमेल ना बना पाया तो भई तो उनके पास सब कुछ है, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, ईडी, सीबीआई है। इसलिए रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर कामयाब हो गई तो उसका असर बिहार में तो मुश्किल है, झारखंड में मुश्किल है, छत्तीसगढ़ में देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। इसलिए इंडिया अलायंस की अब रणनीति कांग्रेस को लेकर ये होनी चाहिए कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में एक नैतिक साहस की तरह लोगों को जोड़ने की कोशिश करे, खुद पीछे खड़ी रहे, बिहार में खुद पीछे खड़ी रहे, राजस्थान में खुलकर सामने आए। लगभग 250 सीटें सीधे ऐसी हैं जिसमें 1 टू 1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। 300 सीटें ले ले वो और एक तरफा चुनाव लड़े बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस। और क्षेत्रीय दल जहां जो ताकतवर हैं उनको भरोसे के साथ लेकर, उनको व्यवस्थित और रणनीतिक तौर पर साथ लेकर काम करेंगे तो चुनाव को आप वापस अपने खेमे में लाने में कामयाब हो सकते हैं। अब यहीं से उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटें। अखिलेश यादव ने आज ही बोला कि अगर 80 सीटों पर इंडिया अलायंस बीजेपी हराओ की रणनीति बना का चुनाव लड़ता है। अब जैसे मायावती जी हैं, उनको लेकर के एक रणनीति ये होनी चाहिए कि उनसे बैठकर गंभीरता से बात हो, विचार किया जाए, सीटों के बंटवारे पर एक संतुलित और रणनीतिक बात हो। जहां-जहां बसपा प्रभावी ताकत में आज भी है और है, वहां सीटें उनकी दी जाएं और तकरीबन जो 25 से 30, 25 सीटें लगभग अगर मान लीजिए बसपा के पास चली जाएं, तो आज की तारीख में 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जो सीधे समाजवादी पार्टी जीत सकती है। 5 सीटें जीती हुई, 5 वो सीटें जो बसपा को चली गई, जो सपा के प्रभाव वाली सीटें थी और 10 से 15 सीटें ऐसी जिस पर वो सेकंड नंबर पर कम मार्जिन से हारे हैं। और अगर 25 से 30 दोनों के बीच बट जाए, तो भी 60 के बाद 20 सीटें बचती हैं। अब 10 सीटें आरएलडी, आजाद समाज पार्टी को 1-2 सीटें जरूर देनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को जरूर शामिल करना चाहिए। इस पर अब कोई रणनीति बनती दिख रही है। और अगर बसपा इस गठबंधन में नहीं आती है, तो उन सारी सीटों को लेकर ऐसा तालमेल होना चाहिए कि किस जगह पर बीजेपी कैसे सीटों का बंटवारा करती है, बसपा किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतार रही है। ये तो माहौल तो पता चल जाता है। बसपा के काम करने का तरीका ये कि वो कोऑर्डिनेटर गठित कर देते हैं और वो कोऑर्डिनेटर जाकर के वहां काम करते हैं। तो एक काम ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी भी पर्यवेक्षक या
समीक्षक या प्रभारी ऐसा कोई भी शब्द दे करके हर लोकसभा पर अभी से सीटों पर अपने लोगों को उतारना शुरू करें। कांग्रेस पार्टी को इन सब के बीच एक रणनीतिक मदद करते हुए जो 3 से 4 सीटें, बहुत हुई तो 5 सीटें, बहुत रणनीतिक तौर पर जहां वो मजबूत हैं उसको उतारना चाहिए। इससे एक रास्ता बनेगा मुस्लिम वोटर, ओबीसी वोटर और जो जागरूक दलित वोटर है वो एक गोलबंद हो सकते हैं। और जो सामाजिक न्याय और संविधान को मानने वाले अपर कास्ट के लोग हैं वो इस गठबंधन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब यहां से एक दो सूत्र और जुड़ता है। नीतीश कुमार की एक रैली होने वाली थी बनारस में और नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जब मोहन यादव को बनाया गया तो इससे बीजेपी की रणनीति को समझा जा सकता है। यादवों के बीच सेध लगाने की एक कोशिश भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे से की है। अब इसकी काट करने के लिए यूपी और बिहार के यादवों के बीच जो प्रभाव है, आप इसको इस तरह समझिए, उस प्रभाव के बीच बीजेपी कामयाब नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव अपने समय के धुरंधर नेता यूपी में नहीं जीत पाते थे। मुलायम सिंह यादव अपने समय के धुरंधर नेता बिहार में कामयाब नहीं हो सके। हर राज्य का मिजाज अलग होता है, इसलिए मध्य प्रदेश के मोहन यादव यूपी और बिहार के यादवों का वोट ले जाएंगे। दूर की कौड़ी है ये वही माइंड गेम है जो बीजेपी आपके ऊपर थोप देती है और आप कहते हैं अब तो गया यादव। मुस्लिम वोटर कांग्रेस और बाकी इन विपक्षी दलों के साथ गोलबंद हो सकता है बशर्ते कि उनके सवालों को, उनके प्रतिनिधित्व को गंभीरता से एड्रेस किया जाए। और तब आता है जाति जनगणना का सवाल। अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वाकई जाति जनगणना को लेकर बेहद गंभीर हैं तो अगले 100-150 दिनों में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक जाति जनगणना की रैली पहुंचनी चाहिए। उस रैली से उनकी बात पहुंचनी चाहिए कि अति पिछड़ी समुदाय और पिछड़े समुदाय की तमाम जातियों को यह तो पता चले कि अगर जाति जनगणना होगी तो उन्हें क्या हासिल होगा। और यह बात समझाने की सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की हो सकती है, जिनकी रैली जब बनारस में होने वाली थी तो पता चला कि जहां रैली होने वाली थी वो जगह की परमिशन रद्द कर दी गई। एक आध बुलडोजर उस सड़क के सामने से वो जगह के मालिक के घर के सामने से गुजर गया होगा तो रैली की परमिशन रद्द कर दी गई। अब तो पता चला होगा ना आपको कि आप जागरूक नागरिक हैं तो आपको पता चला होगा कि बसपा के कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में एक जगह चुनाव लड़े और जिस बूथ पर उनके परिवार के 10-15 वोट थे उस पर उनको 0 वोट मिला। अब ईवीएम क्या गुल खिलाती है, कैसे होती है, अब इसका विश्लेषण आप करें। लेकिन ये जो जाति जनगणना जैसा मुद्दा है उसको लेकर नीतीश कुमार की अगर रैली बनारस में रद्द की गई है तो इंडिया गठबंधन क्या ऐसी कोई रणनीति बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वाए, नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वाए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर कल्पना करिए उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या वैसी ही रहेगी जैसी 22 जनवरी और उसके आगे पीछे बीजेपी बनाना चाहती है? मेरा मानना है कि नहीं। कोई एक मुद्दा इतना हावी नहीं हो जाता कि लोकसभा चुनाव जैसी चीजों को लेकर के घाट ढूंढे और बाकी मुद्दे फेल हो जाएं, ऐसा होता नहीं। बेशक हम ये समझते और जानते हैं कि ईवीएम का पूरा खेल उनके हाथ में, बूथ मैनेजमेंट का पूरा खेल उनके, बीजेपी की बात कर रहा हूं, बीजेपी के हाथ में सत्ता, पावर सब कुछ उनके हाथ में। आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव अगर आप लोग भूले ना हो तो आपको याद होगा। तो इसकी काट विपक्ष के पास क्या है? आप तो ईवीएम सेटिंग कर नहीं सकते, आपको तो लड़ना है चुनाव। आप और जब मौका था आपने इसके विरोध में कोई जन आंदोलन तो खड़ा किया नहीं, तो अब इसकी बात को छोड़ दीजिए, अब आपके पास वक्त भी नहीं बचा है। अगर आपके पास शासन प्रशासन नहीं है तो इसकी भी काट आपको ढूंढनी होगी। पर्ची में नाम कट रहा है, चुनाव कैसे हो रहा है, इसकी काट आपको ढूंढनी होगी। हर एक पार्टी का पन्ना प्रमुख अपना होना चाहिए,
क्योंकि वो पन्ना प्रमुख अगर तेलंगाना में नहीं काम करता तो नहीं काम करता, हिमाचल में नहीं काम किया तो नहीं काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के माइंड गेम में आप एकदम ट्रैप में आ जाएं। आपके पन्ना प्रमुख, आपके पन्ना प्रभारी भी तो हैं। और इस रणनीति से अगर उत्तर प्रदेश में उतर जाए, जाति जनगणना के सवाल को, मंडल पार्ट 2 के सवाल को, नीतीश कुमार की भूमिका को और समाजवादी पार्टी की अग्रणी भूमिका को लेकर इंडिया अलायंस अगर यूपी की 80 सीटों पर, जो अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए ये बोला कि इंडिया अलायंस 80 सीटों पर भाजपा हराओ की रणनीति पर काम करेगी, तो उस माइंड गेम, मनोवैज्ञानिक गेम में बीजेपी को शिकस्त देने में भी कामयाब हो सकती है। नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी, इन सब के तालमेल से और अगर मायावती जी आ जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा इस रणनीति के साथ। और अगर नहीं आती हैं तो प्लान बी के साथ इन रणनीतियों पर सीट बंटवारे की तत्काल घोषणा के साथ जमीनी मुद्दे पर जनता के बीच जाने की योजना के साथ अगर अगले 100-150 दिन ये सारा इंडिया अलायंस यूपी के गांव-गांव अगर घूम जाए तो भूलिए मत, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी चुनाव हारी थी। राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी बीजेपी चुनाव हार सकती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते कि उसे संभव करने की तैयारी कितनी रणनीतिक, कितनी व्यावहारिक और कितने साझेपन की ईमानदारी के साथ की गई है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।